टेस्ट नंबर 2 ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 2 के थे, ऑब्जेक्टिव में बाद में कराऊंगा अभी। इसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, व्हाट इज करंट डेंसिटी, व्हाट इज करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट। करंट डेंसिटी और इसकी यूनिट। देखो ये करंट डेंसिटी आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ना। अब अगर आपसे मान लो पूछ लिया गया व्हाट इज करंट, करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, यही होता है ना। अगर करंट को किससे लिखते हो, आई से, चार्ज को लिखते हो क्यू से, और टाइम को लिखते हो टी से, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसकी यूनिट होती है कूलॉम पर सेकेंड। अब देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड। और एसआई यूनिट अगर आपसे बात की जा रही है तो उसको लिख देना है एम्पियर। क्या लिखना है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अब यहाँ पूछ रहा है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है किसी वायर में, देखो इस तरह से अगर कोई वायर है, ये वायर है और इस वायर की एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, ठीक है ना। तो देखो इस वायर की एरिया क्या आपको दिखाई दे रही है, ए। तो पूरे वायर में जो करंट फ्लो होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इस वायर के यूनिट एरिया में जितना करंट होता है उसको बोलते हैं करंट। अब करंट डेंसिटी की डेफिनेशन बनती है, इसका आंसर आपको इस तरह से देना है कि द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखते समय पूरा लिखना चाहिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। देखो छोटी सी डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी है क्या, तो पूरे वायर में जो करंट फ्लो होता है उसकी बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ यूनिट एरिया के करंट की बात करता है। अगर आपको फार्मूला चाहिए करंट डेंसिटी का, तो पूरे वायर में कितना करंट है उसको लिख दीजिए और पूरे एरिया से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो करंट डेंसिटी को यहाँ जे से लिख दीजिए, करंट को आई से और एरिया को ए से। अब इस तरह से आपका बन गया फार्मूला। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा गया व्हाट इज करंट डेंसिटी, तो आप हेडिंग डाल दीजिए करंट डेंसिटी और द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट एरिया। एक छोटी सी एरिया में, यूनिट एरिया में से कितना करंट जाएगा उसको बोलना है हमको करंट डेंसिटी। अब ये फार्मूला हो गया जे इक्वल टू आई अपान ए। इसके बेसिस पर आप क्या लिख सकते हो, इसकी यूनिट। यूनिट क्या है जरा देखो, अगर आपसे पूछा यूनिट तो करंट की यूनिट सबको पता हो गई, यहाँ लिख दीजिए एम्पियर, अपॉन में क्या लिख दीजिए एरिया। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर। और अगर ऊपर लिखना है तो मीटर की पावर -2 लिख सकते हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर इंटू मीटर की पावर में -2, ऐसा यूनिट हो गई। हो सकता है इसका डायमेंशन फार्मूला की बात कर दे, तो डायमेंशन फार्मूला में एम्पियर ए को, करंट को ए से ही लिखते हैं, है ना, और मीटर को लिखते हैं एल और इसका स्क्वायर। तो एल ऊपर जाता है तो -2 और ये ए हो जाएगा। अगर पूरे में लिखना है तो एल नहीं है, एल पर -2 है
टी नहीं है, ए पर 1 है, इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया करंट डेंसिटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पेपर का। और हर क्वेश्चन के अथवा को देखिए ध्यान से। तो अथवा में क्या है, ठीक है, करंट डेंसिटी। देखो 2 डेफिनेशन याद हो गई साथ में। करंट की डेफिनेशन पूछा जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, और उसकी यूनिट हो गई आपकी एम्पियर, और पर यूनिट एरिया के करंट को बोलना है करंट डेंसिटी, ये हो गई इसकी यूनिट। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर दिया गया था इसके और में यहाँ था राइट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, राइट लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब जरा देखिए, हम हर क्वेश्चन को बता तो रहे हैं, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी बता रहे हैं। अगर आपसे पूछा गया लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ होता क्या है, पता होना चाहिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के फार्मूले, फिर उसकी बाद में आती है क्या, लिमिटेशन। चलिए इधर मैं आपको सिखाता हूँ पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है जरा देखिए। ओम्स लॉ, अब ये ओम्स लॉ जो आप देख रहे हैं ये होता है, देखो जब किसी कंडक्टर में आप क्या करते हैं, करंट फ्लो करना चाहते हैं, तो अभी तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, बैटरी, क्या लगाएंगे। अब बैटरी का वोल्ट कितना है पता नहीं, तो ये 20 वोल्ट की एक बैटरी हो गई। अगर मान के चलो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया प्लस और यहाँ का हो गया। अब इस कंडक्टर में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें क्या फ्लो होने लगेगा, देखो ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे आपने बैटरी लगाया, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, देखो प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे भागने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो जिधर इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या फ्लो होता है, करंट। अब ओम्स ने क्या समझाया कि जो इसमें करंट है और जो आपने क्या लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो रिलेशंस तो है, देखिए ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन इसके पीछे देखो ध्यान से, स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट यानी लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, अगर किसी कंडक्टर का क्या हो कांस्टेंट, तो भी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, तो उसमें आपको याद रख लेना है कि अगर किसी कंडक्टर की if the physical state, physical conditions of conductor remain constant, then the potential difference applied across the conductor is directly proportional to current, be proportional to I। इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है R, R की वैल्यू निकालते हैं तो V/I आता है। अब R क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो कह रहे हैं V और I का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और V और I के बीच जब आप ग्राफ खींचते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपको कैसा ग्राफ दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है। कैसे दिखता है, तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V और I के बीच का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट। याद रखना, कभी इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में V और I क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो V और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये क्या है, ओम्स लॉ। अब इस ओम्स लॉ से क्या पूछा गया है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ लिमिटेशंस देखिए, ओम्स लॉ की जो लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ, क्या कंडीशंस फॉलो करना चाहिए तो ओम्स लॉ अप्लाई हो। मतलब ओम्स लॉ किस सिचुएशन पर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो पहली कंडीशन देखो, कंडक्टर बहुत टाइप के होते हैं, सॉलिड भी होता है, मेटल भी होता है, लिक्विड भी होता है ना। तो अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। पर ये पहला लिमिटेशन कह रहा है कि ओम्स लॉ जो है इज एप्लीकेबल
ओनली मेटालिक कंडक्टर। पहली कंडीशन, आप ओम्स लॉ हर किसी कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो नहीं लगा सकते। किस में लगा सकते? केवल मेटल वाले में। तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। तो जो कंडक्टर किससे बने होते हैं? मेटल से। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है ना, ये सब क्या है? मेटल है। वैसे मेटल के बारे में सभी जानते होंगे कि मेटल क्या होते हैं। मेटल, नॉन मेटल, तांबे का तार, कॉपर वायर क्या है? मेटल है। सिल्वर क्या है? मेटल है। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि करंट के लिए जो वायर बनते हैं वो या तो कॉपर का होता है या तो एल्युमिनियम का होता है। क्या होता है? कॉपर का या तो कॉपर और एल्युमिनियम क्या है? ओमिक कंडक्टर बोले जाते हैं। उसको कंडक्टर में ओमिक कंडक्टर भी कहते हैं। तो ओम्स लॉ किस में वैलिड रहेगा? ओनली फॉर मेटल वाले कंडक्टर। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट में शुरू में ही बोला जाता है कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशंस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट या फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर। अब देखो, फिजिकल स्टेट नहीं पता तो आप समझ के लिख सकते हैं कि जैसे मान लो किसी कंडक्टर की लेंथ ना बदलें, एरिया ना बदलें, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। अगर ये सब चीज़ें क्या रहेंगी? कांस्टेंट। इसी को बोला गया है फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर्स। कह दो आप रिमेन्स कांस्टेंट, यानी फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर क्या हो? कांस्टेंट हो। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन आया, व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स। अब ओम्स लॉ की लिमिटेशन पढ़िए। ये क्वेश्चन हमने सिर्फ किस लिए दिया है? स्पेशली एग्जाम के लिए दिया है। तो स्पेशली एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है, अब हमको ओम्स लॉ, मान लो ये क्वेश्चन हमने दिया है और इधर पूछ लिया गया स्टेट ओम्स लॉ, तो इसके पहले ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है, जिसका भी स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है। The physical state of conductor remains constant. The potential difference applied across the end of conductor is directly proportional to current flow through conductor. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। और 10 क्वेश्चन में से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एक मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, राइट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन पे भरोसा कर लीजिए। किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अब किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक करंट में किरचॉफ्स के कितने लॉ हैं? 2। अब ध्यान दो, अगर हम थोड़ा सा समय खर्च करके इस दोनों लॉस को पढ़ लें और ये 2024 के लिए आप इस क्वेश्चन को रख लीजिए, वैसे 100 में से 99% ये क्वेश्चन होगा। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पूछा गया है, लेकिन किरचॉफ्स के कितने लॉ? तो हम दोनों बता देते हैं। दोनों इसलिए बता देते हैं कि दोनों याद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में और दोनों पूछ लेता है 3 मार्क्स। अब कंफ्यूजन ये आता है बच्चों, किरचॉफ पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर लिखा है। अब ऐसा बच्चे ऐसे याद करते हैं, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। अब उसमें फर्स्ट नहीं लिखा है, वोल्टेज लॉ लिखा है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है किरचॉफ का? फर्स्ट, इसको बोलते हैं करंट लॉ। इसको बोला जाता है केसीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। अब यहाँ पर केसीएल और केवीएल में फर्क देखो। अगर उसने बोला है केसीएल करंट लॉ लिखो तो समझ जाओ फर्स्ट है, वोल्टेज लॉ बोला है तो समझ जाओ सेकंड है। केसीएल का पूरा नाम है किरचॉफ करंट लॉ, और ये प्रॉपर्ली एक जंक्शन पर वर्क करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के जंक्शन पर वर्क करता है। अब आपको पता होना चाहिए जंक्शन क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। जंक्शन का मतलब होता है कि जिस जगह पर 2 से ज्यादा वायर क्या हो, कनेक्ट हो। इस तरह से आप समझिए, 2 से
ज्यादा वायर जहाँ पर कनेक्ट मिले। अब जैसे अगर मान लो यहाँ से ऐसे आया और एक वायर ऐसे चला गया, तो क्या इसे जंक्शन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ दो ही वायर कनेक्ट है। दो से ज्यादा 3, 4, 5, 6 कितने भी वायर कनेक्ट हो, पर कनेक्ट दो से ज्यादा हो, इसे बोलते हैं जंक्शन। तो किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ क्या बोला जाता है? तो आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ यानी फर्स्ट लॉ क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट meet at a junction, है ना, of electric circuit is always लिख दो, 0 लिख दो, always 0। अब देखो एक छोटा सा लॉ है, द अलजेब्रिक सम इसलिए बोला गया है कि हो सकता है आपको प्लस की जगह क्या दिख जाए? माइनस। तो अगर हम कंफ्यूज हैं कि प्लस का मतलब ही सम होता है, क्योंकि माइनस का मतलब हम क्या समझते हैं? डिफरेंस। तो अलजेब्रिक सम में प्लस और माइनस दोनों शामिल होते हैं। सम एंड डिफरेंस दोनों को ही क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक सम। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीट एट अ जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। अब क्या कह रहा है? किसी भी जंक्शन पर जितने भी करंट मिल रहे हैं उन सबका अलजेब्रिक सम कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब कैसे समझाओगे? तो आप एक छोटा सा क्या ले लो, जंक्शन मान लो यहाँ पर एक करंट आ रहा है, यहाँ भी एक करंट आ रहा है, यहाँ से एक करंट जा रहा है, यहाँ भी एक करंट जा रहा है, यहाँ भी एक देखो ये जंक्शन हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच में क्या होता है? स्विच बोर्ड में क्या होता है? उसमें एक जगह से कहीं से करंट आया होगा, फिर उस स्विच में से कई आप डिवाइस चला रहे होंगे, तो आ तो एक जगह से रहा होगा और जा अलग अलग है। तो देखो यहाँ पर मान लो हमने दिखा दिया कि ये करंट आ रहा है और ये तीनों करंट हम दिखा दिए जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर जितना भी करंट है इन सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा? देखो तो करंट लिख दीजिए और उसको सिग्मा लगा दीजिए, बराबर क्या हो? ये पूरे स्टेटमेंट का क्या हो गया? शॉर्टकट। इसी को देख के बोल दीजिए कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। एक्सप्लेन कर दीजिए कि देख लेट अ जंक्शन का कुछ नाम लिख दीजिए A B C। एट अ जंक्शन A the current I1 and I2 coming towards the junction and I3, I4 and I5 leave the junction। ये दो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और तीन जंक्शन से। तो देखो इसका रूल ये बताना चाह रहा है कि जितना चार्ज यहाँ पर आता है एक टाइम पर, उतना ही उतने टाइम पे उतना चार्ज यहाँ से चला जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि I1 करंट और I2 करंट जंक्शन की तरफ आया, उसका सम, और जंक्शन से गया कितना? I3, I4 और I5 जंक्शन से गया। तो एट अ टाइम, एक टाइम पर यहाँ पर आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट का सम क्या होगा? बराबर होगा। अब इसे बोले या तो 0 दिखाई गया है, तो 0 ऐसे दिखाया गया है कि देखिए I1 प्लस I2, ये इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इधर से सब इधर आ गया तो क्या बचा? अब जरा इसको गौर से देखिए, इसमें प्लस और माइनस लगा के क्या कर दिया गया है? सम कर दिया गया है। किसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम। प्लस का मीनिंग समझना है कि जंक्शन की तरफ आ रहा है और माइनस का मीनिंग समझना है जंक्शन से। अब आपसे कोई पूछ दे बताइए इसमें कौन जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो आप बोलेंगे I1 और I2 पॉजिटिव है, जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, 3, 4, 5 नेगेटिव है, जा रहे हैं। तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आने वाले का सम 0 होता है, वो ये कह रहा है कि आने और जाने वाले। इसी को शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा I बराबर 0। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो बोलते हो ना, इसका क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगर अकेले आपसे पूछ रहा है फर्स्ट लॉ लिखिए, करंट लॉ लिखिए, तो आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यहाँ पर करंट आ रहा है, करंट किससे आता है? चार्ज के फॉर्म में आता है। किससे आता है?
तो चार्ज आ रहा है और चार्ज जा रहा है, मतलब कोई भी चार्ज यहाँ रुक नहीं रहा है, ना इधर उधर हो रहा है, इसलिए इसे बोल देते हैं, फर्स्ट लॉ को बोल देते हैं इट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है ये, है ना? तो आप लिख सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ ओबे द लॉ ऑफ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये एक नंबर का इतना भी पूछ सकता है, इतना आपसे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस लॉ को ओबे करता है, तो अपना जवाब होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया है, राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लेकिन यहाँ पर ये पहला लॉ है, इसको वोल्टेज लॉ नहीं बोलते, इसको करंट लॉ बोलते हैं और फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अब आते हैं किस पर, वोल्टेज लॉ पर। तो जरा देखो सेकंड लॉ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ, या इसी को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो शॉर्टकट में इसको बोला जाता है केवीएल। अब इतना पूछा, अभी जंक्शन रूल नहीं है, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, तार कहीं इधर से कहीं इधर से घूम के, कहीं इधर से घूम के, तो सर्किट बनता है। सर्किट कैसा बनता है, क्लोज्ड, कैसा बनता है, तो ये क्लोज सर्किट यानी किसी लूप की बात करता है। लूप का मतलब जो सर्किट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। इसका इस लॉ का कहना है, देखिए वही भाषा में बात करना है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ करंट नहीं बोलना है, यहाँ क्या बोलना है, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इन अ क्लोज्ड लूप, ऐसा बोलना है, क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। अब देखो यहाँ भी जीरो की बात हो रही है, पर यहाँ किसका जीरो हो रहा है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ, ये भी इलेक्ट्रिक छोड़ दोगे, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गलत हो जाएगा, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ कैसे बोलना है, सम किसका, V का डिफरेंस, ये देखो डेल्टा V बराबर क्या है, शॉर्ट में ये हो गया। अब अपन को पता है V बराबर क्या होता है, इनटू। अब कभी कभी क्या होता है, किसी लूप में हम कोई इलेक्ट्रिक सोर्स भी लगा देते हैं, तो जैसे यहाँ पर लिख सकते हो, V की जगह क्या लिख सकते हो, तो I और R मिले उसका सम कीजिए, और बराबर में सम ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, सोर्स मतलब ये EMF है, क्या है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो जीरो, तो इसके बराबर जीरो। अगर कोई सोर्स भी लगा हुआ है तो इसका सम बराबर इसका सम, यानी एनर्जी कंजर्वेशन की बात होगी यहाँ पर। देखो ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के फॉर्म में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये कंजर्वेशन दिखाना चाह रहा है। अब ये स्टेटमेंट हो गया, अब आप इसको दिखाओगे कैसे, तो एक क्लोज सर्किट समझा दो। देखो यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बनाता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल लगा के दिखा रहा हूँ, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ले लो, यहाँ भी एक सेल दिखा देता हूँ। अब देखो इसका EMF कितना मान लो, E1, इसका मान लो, इसका रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस और, तो करंट ऐसे आएगा, तो जो करंट आएगा इसमें से निकलेगा I1 मान लो, जो करंट यहाँ से निकले I2 मान लो। अब ये एक लूप देखो, A B C D और यही वापस आ जाओ, तो ये एक लूप बन गया। अब लूप के कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, लूप में कैलकुलेशन, एक छोटे से लूप का कैलकुलेशन देख लो, बस यही आपको एग्जाम्पल में बताना है। देखो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, हाँ, किसी भी पॉइंट से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो और ये बोलो कि हमें ऐसे कैलकुलेट करके, ऐसे क्लॉकवाइज कैलकुलेट करके जाना है या एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करके, एरो बता दो। अब ये एरो बना दिया, इसका मतलब हम कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज। इधर से जाना था तो आप ऐसे, पर ये मत करना कि थोड़ी दूर कैलकुलेशन इधर से कर लो, फिर थोड़ी दूर कैलकुलेशन यहाँ से कर लो। क्लोज लूप में जाना है आपको, इधर से आओ या तो, अब देखो इन लूप का नाम लिखो, A B C D पर रुक जाओगे तो ये इतना रह जाएगा, A पर वापस जाना है,
इन लूप ABCD पूरा क्लोज लूप हो गया। अब जरा कैलकुलेशन देखो, करना क्या है, करंट और रेजिस्टेंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो ये करंट क्या है इसमें, I1, रेजिस्टेंस क्या है, तो I1 R1। अब से एक समस्या और आएगी, प्लस या माइनस। तो प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है। सुनो, अगर जैसे आप इधर जा रहे हो और करंट आपके अपोजिट आ रहा है तो प्लस लगाना है, और आप जिधर जा रहे हो करंट भी उधर जा रहा है तो उधर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो आप किधर जा रहे हो, ऐसे ऐसे बी, करंट कहाँ से आ रहा है, बी से ए, तो आपको क्या करना है, प्लस। अब आगे बढ़े तो ये इसका हो गया कैलकुलेशन। अब ये क्या दिख रहा है, ईएमएफ। तो यहाँ बोल रहा है अगर ईएमएफ है तो उसको भी लिखना है। तो ईएमएफ देखो, ईएमएफ कितना है, E1। अब इसको प्लस करना है कि माइनस। तो यहाँ देखो, अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस कर दो, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं, प्लस से अधिक, पोटेंशियल से कम। ऐसे आओ यहाँ देखो, E2 मिल गया, अब E2 लिख लो। अब ये देखो कहाँ जा रहे हैं, तो हम माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस। लो से हाई, तो यहाँ क्या लगा दो। फिर क्या दिखा आपको, करंट I2, उसके साथ क्या है, अब प्लस लगाना कि माइनस। तो भी बताया जब आप करंट के डायरेक्शन पे जा रहे हो तो क्या करना है, उसे माइनस करना है। अब यहाँ से ऐसे यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ माइनस के बाद यहाँ क्या कर दो, अब जीरो, कुछ नहीं बचा ना। यहाँ से कैलकुलेशन चालू किया, ऐसे घूम के वापस यहीं आ गए। तो करंट रेजिस्टेंस को इनटू करते जाओ, ईएमएफ को लिखते जाओ। करंट के डायरेक्शन में हो तो माइनस लगाओ, अपोजिट हो तो प्लस। बैटरी में प्लस से माइनस जाओ तो माइनस लगाओ, माइनस से प्लस जाओ तो प्लस लगाओ। अब इसी को देखो मिला के देखो, I1 है और ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा माइनस I2 है, और ये क्या है। अब ये दोनों को उस तरफ ले जाओ, इसके जैसा बना के दिखा दो कि ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। अब जरा इसको देखो, इसके जैसा दिख रहा है, एक तरफ IR के प्रोडक्ट का सम दिख रहा है और एक तरफ E का प्रोडक्ट का। ये किसके जैसा हो गया, ये सिग्मा IR हो गया और ये सिग्मा E हो गया। बस ये आपको एग्जाम्पल बतौर इस लॉ में इतना सफिशिएंट होगा। एक लूप बनाओ और लूप में आप कैलकुलेशन करके दिखा दो कि इस तरह से लॉस हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ध्यान देना, यहाँ पर एनर्जी की बात हुई है, एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ये भी सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में, किरचॉफ सेकंड लॉ किसको ओबे करता है। तो फर्स्ट किसको ओबे करता था, चार्ज कंजर्वेशन को। सेकंड किसको ओबे करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। तो चार्ज और एनर्जी कंजर्वेशन है किरचॉफ्स लॉ। ये दोनों लॉ सामने हैं, इनको अच्छी तरह से याद करना है दोनों को, ये समझते हुए कि हमको पेपर में लिखना ही पड़ेगा। और अगर इसको पढ़ के छोड़ दे तो भी काम हो जाएगा, पर छोड़ नहीं सकते, अभी आगे जाना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इसी का अथवा भी है। तो इसी क्वेश्चन का अथवा में दिया है, देखो डेफिनेशन लिखने के लिए, डिफाइन ओमिक एंड अनोमिक कंडक्टर। क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन ओमिक एंड अनओमिक, ओमिक एंड अनोमिक कंडक्टर। अब ये देखो जनरल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ओमिक कंडक्टर क्या है, तो सीधी सी बात करो, ओमिक कंडक्टर वो हैं जब कंडक्टर बहुत होते हैं पर जिसमें ओम्स लॉ लग जाए वो क्या है, ओमिक, और जिसमें ओम्स लॉ ना लगे वो क्या है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है ना। द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखता है ये। द कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। एग्जाम्पल बता सकते हो, ऑल मेटलिक कंडक्टर।
ऑल मेटलिक कंडक्टर ये क्या होते हैं? ओम्स लॉ। अच्छा, इसका एक ऑब्जेक्टिव पूछता है ओमिक्स कंडक्टर कौन है, तो उसमें ऑप्शन हमेशा वो कॉपर वायर देते हैं। क्या देते हैं? ये बोर्ड का एक बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि ओमिक कंडक्टर इज, अब लिख दिया कॉपर वायर, सेमी कंडक्टर, कोई सा इलेक्ट्रोलाइट, ऑल ऑफ दिस, ऐसे लिख दिया। अब इसमें बहुत पॉपुलर है, कोई भी मेटल का अगर चीज दिख रही है आपको तो आप समझ जाओगे क्या है? ओमिक कंडक्टर है। तो मेटल वाली चीज को बोला जाता है कॉपर वायर। और इसमें कभी भी आप देखना, जब भी कभी ग्राफ की बात होती है तो ये हमेशा स्ट्रेट रहता है। ओमिक कंडक्टर में V और I के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है। लेकिन अगर बात की जाए अनोमिक, नॉन ओमिक भी कह सकता है, अनोमिक कह सकता है, तो इसका उल्टा लिख लीजिए। उल्टा लिखने का मतलब है द कंडक्टर, है ना, विच, है ना, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम के लॉ को फॉलो ना करे, इसको नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है। अब इसकी जगह पर आप मेटल का एग्जांपल मत दे देना। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट, देखो किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट जाता है ना, किसी एग्जांपल के तौर पर आप इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? नहीं समझते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है? CuSO4, है ना। हालांकि सेमीकंडक्टर भी क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है, ये मेटल नहीं है, ये सेमीकंडक्टर है। तो इसको पढ़े रहने से ये फायदा होगा, इसमें ग्राफ जब भी कभी V और I के बीच खिंचता है तो ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट नहीं होता है। क्या होता है? स्ट्रेट नहीं होता है ना। स्ट्रेट ग्राफ सिर्फ किसमें बनता है? ओमिक कंडक्टर में, ओम्स लॉ में ओमिक कंडक्टर में V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट बनता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो ये खाली नहीं जाएगा बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ आपसे मान लो पूछ लिया ओमिक कंडक्टर इस, तो आप ढूंढिए उसमें क्या ढूंढिए? मेटल कौन है। अच्छा, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम भी देता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को ध्यान से देखना। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये हो गया आपका उस क्वेश्चन का ऑप्शन। चलो 4 हो गए ना। एक और समझा रहा हूं आपको फिलहाल अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जरा देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस तो है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, स्पेशल टाइप की बात, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे रेजिस्टेंस की बात, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो थोड़ा रेजिस्टेंस की भी बात करना होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है जब करंट कंडक्टर में फ्लो होता है तो वो कंडक्टर उस करंट को क्या करता है? कुछ रोकता है, अपोज करता है। तो उसकी अपोजिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रुकावट। क्या बोलते हैं उसको? रुकावट। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को बच्चों R से लिखते हैं और इसका फार्मूला यही V/I ओम्स लॉ से आया। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। हालांकि इसकी SI यूनिट होती है ओम। क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो उसमें फ्लो होने वाले करंट को रोकता है। इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को अगर आप याद रख सके तो अच्छी बात है ना। mNE² टाउ L/A, ये होता है इसका फार्मूला, m/NE²
टाउ एल बाय ए। एम क्या है? जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसका मास है। एन क्या है? उस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया। एल क्या है? कंडक्टर की लेंथ। ए क्या है? कंडक्टर की एरिया। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सब चीजों से मिलकर क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? अब बच्चों इतनी सी बात कर दी जाए, ये जो बीच में यहाँ की बात हो रही है, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रजिस्टेंस। और ये कब बनने वाला है आपको पता है? जब एल और ए ना हो। तो एल और ए को तो जीरो कर नहीं सकते, सब जीरो हो जाएगा। तो एल और ए को क्या कर सकते हैं? 1। अगर मैं एल और ए को क्या कर दूं? 1, तो ये जो चीज बचेगी ये कहलाएगी स्पेसिफिक रजिस्टेंस। अब एल एक करने का मतलब देखो, इसमें एल एक करोगे तो इसका मतलब है एक लेंथ एक एरिया, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया। तो किसी कंडक्टर की पूरी बात ना करते हुए उसके यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो क्या कहलाता है? क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया is called specific resistance। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पेस। अब इसी फार्मूले से ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाली चीज, इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब इसका फार्मूला देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला R बराबर, यहाँ जो ये चीज लिखी हुई है इसको क्या लिख दूं मैं? रो L बाय ए। अब रो की वैल्यू बनाओगे तो ए यहाँ पहुंचेगा, आर ए अपॉन में क्या आ जाएगा? L। जरा ध्यान से देखो, ये किसका है? फार्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला R के टर्म में दिखाई दे रहा है, वैसे ये इसका रो क्या है? ये ए है, m/n² टाउ। इसी जगह पर रो लिखा है ना, तो यही क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट की बात करोगे तो क्या होगा? ओम। देखना ध्यान से, इसका ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, ये कट गया तो क्या आ गया? ओम मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और चीज पूछ सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड? तो रेजिस्टेंस तो 4 चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। लेकिन यहाँ पर लेंथ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बोल रहा है यूनिट लेंथ। एरिया नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट एरिया। तो अगर एल और ए एक कर दोगे तो चेंज नहीं कर सकते स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में। तो ये केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ओनली टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ, कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंड, तो लेंथ भी ऑप्शन दे सकता है, एरिया भी दे सकता है, टेम्परेचर दे सकता है और ऑल ऑफ एबव दे सकता है। तो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर लिख के चौथे ऑप्शन पे लिख दिया ऑल ऑफ एबव। बच्चा गलती करता है, वो लगा आता है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर तीनों यानी ऑल ऑफ एबव। पर वो सिर्फ किस में होता है? रेजिस्टेंस में। यहाँ पर किस में डिपेंड करेगा? ये केवल डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन पहले किसका बना लो? ओम का। अब ये देखो, ओम का डायमेंशन बनाना सिखा देता हूँ। ये क्या है? आर। आर बराबर क्या होता है? बी का डायरेक्ट याद है? नहीं याद है तो बी क्या होता है? W/Q। अब बी का डायरेक्ट याद नहीं तो W बाय क्या लिख दो? Q और नीचे क्या? I। अब W तक याद नहीं है तो फिर पढ़ाई बंद कर दो। mL2T-2 चार्ज का 80 एम्पियर ए। अब मिला के लिखो mL2, T ऊपर गया, 1 बढ़ गया -3, ए 2 ऊपर होके गया -2, ये दिख गया। अब इसी में आप यहाँ अगर बनाना है तो इसका क्या होता है? इस वाले का
ml2T-3A-2 और ये मीटर बढ़ा हुआ है L, तो ml3T-3A-2 मिला लो ml2 ओम का L-T-3A-2। अब इसमें एक बढ़ गया, क्या बढ़ गया, ये मीटर बढ़ गया। तो एक डायमेंशन फार्मूला याद रखो, इसी से क्या बढ़ रहा है, देखो ओम मीटर, तो एक L बढ़ गया है ना। अब आप उसमें जाते कंडक्टिविटी में जाते हैं, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का क्या होता है उल्टा, तो 1/ρ क्या होता है कंडक्टिविटी, 1/r क्या होता है कंडक्टिविटी। r का डायमेंशन लिखो, सबकी पावर चेंज कर दो, माइनस कर दो, 1 - 1 2 - 2 ये प्लस में हो जाएंगे। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें सिग्मा की, तो 1/ρ, और 1/ρ का मतलब होता है, इसके सिंबल चेंज कर दो कंडक्टिविटी में, इसके पावर का सिंबल चेंज करो रेजिस्टिविटी में, खत्म। तो ये कहलाता है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहलाया, टोटल क्वेश्चन हो गए कितने, 5। कितने हो गए, अब इसको पहले 5 याद कर लो, है ना, टाइम खत्म हो गया इसलिए इसको याद कर लो 5, बाकी के क्वेश्चन के